हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप? सब लाइव आ चुके नहीं अभी? कितने आ गए सर लाइव? कोई नहीं आया। अच्छा, सभी बच्चे टाइम से बेटा लाइव आ जाया करो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लास किस टाइम से है। तो आई एम मूलचंद सिंह, वेलकम यू इन योर चैनल MIT क्लासेज। तो बेटा हम क्लास 12th प्रोज का जो अपना फर्स्ट चैप्टर दी लास्ट लेसन उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। और इसमें 3 या 4 पैराग्राफ बाकी रह गए हैं, ठीक। तो आज हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारी एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर वो आपको समझाएंगे। तो इसलिए आप जो है समय का विशेष ध्यान रखें और समय से आप लाइव आ जाया करें, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था जहाँ तक ये अंडरलाइन हुआ है, और इसके बाद अब हम देखेंगे व्हेनेवर से। व्हेनेवर से व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, यानी इस कहानी में जो पूरी कहानी जो बता रहा है वो कौन बता रहा है बेटा? फ्रांज नामक एक स्टूडेंट है, ठीक है। और वो फ्रांज ही इस पूरी कहानी का नरेटर है, ठीक। पूरी कहानी जो है फ्रांज के द्वारा ही यहाँ पर बताई गई है। तो फ्रांज कहता है व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at the another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ठीक है, यहाँ तक समझ लें बेटा पहले, ठीक है। तो फ्रांज आगे क्या हमें बताता है? Whenever I looked up from my writing, यानी क्योंकि एम हेमल ने उनको राइटिंग का वर्क दिया था, लिखने का काम, ठीक है। जैसे क्लास में आपको पहले छोटी क्लासों में अक्सर ये राइटिंग का वर्क दिया जाता था, तो उन्हें जो राइटिंग का वर्क दिया गया था और वो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रिटिन वर्क में बिजी थे। तो फ्रांज कहता है व्हेनेवर, जब कभी आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैंने अपने लिखते हुए से ऊपर देखा, यानी जैसे वो लिख रहा था और लिखते हुए जैसे ही फ्रांज ने एम हेमल की तरफ देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन ही चेयर, तो जो एम हेमल थे वो अपनी चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे, बिना हिले डुले। जैसे कि हम कई बार चिंतनशील होते हैं, ठीक है, तो हम जो है दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। तो ऐसे ही एम हेमल बिल्कुल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, ठीक है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एम हेमल केवल एक ही चीज की तरफ घूर कर देख रहे थे। देन एट एनोदर एज इफ ही वांटेड, अच्छा अच्छा ठीक है। कौन कौन है? ठीक है, अनस और उवैस, मोहम्मद, सारिक, ठीक है। हाँ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट भी करते रहा करो, ठीक है। कुछ खा पी के बैठते हो नहीं? हाँ, खा पी के बैठे करो, ठीक है। तो देखिए, जहाँ कोई भी बेटा आपकी कोई क्वारी, कोई मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट
का जवाब देंगे, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि जो फ्रांज है, ठीक है, और वो अपना राइटिंग का काम कर रहा था। राइटिंग करते करते जैसे ही उसने एम हेमल को देखा तो उसने पाया कि एम हेमल जो थे वो अपनी चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे? मोशनलेस, मतलब बिना हिले डुले। ठीक है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एम हेमल एक ही चीज की तरफ घूर कर देख रहे थे, टकटकी लगाकर जैसे देखते हैं। ठीक है। देन एट एनोदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वो जो है एक ही चीज की तरफ, उसके बाद फिर दूसरी चीज की तरफ देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने माइंड में कुछ चीजों को फिक्स करना चाहते थे। ठीक है। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी कि उनके उस छोटे से क्लासरूम में जो प्रत्येक चीज उन्हें दिखाई दे रही थी, वो उन सबको जो है अपने मस्तिष्क में उन्हें यानी फिक्स करना चाहते थे। वो उनको जो है अपने मस्तिष्क में यानी माइंड में फिक्स करना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एम हेमल जो है अल्सास लॉरेन में 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे थे। ठीक है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो 40 वर्षों से एक ही स्थान पर यानी सेवा कर रहे थे, एक ही स्थान पर रहे थे। कितने वर्ष तक रहे थे? 40 years, यानी कि 40 वर्ष तक। ठीक है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और वहीं उनका एक छोटा सा बगीचा था, तो उन्होंने क्लास से ही अपने उस बगीचे की तरफ देखा, यानी जिस बगीचे को उन्होंने यानी सींचा था, क्योंकि आज वो उस स्थान को छोड़ने वाले थे। आज उनका लास्ट डे था और आज उन्हें बहुत निराशा यानी दुख हो रहा था कि आज वो अपने नेटिव स्थान को छोड़ेंगे। ठीक है। जिस गार्डन को उन्होंने सींचा, जिन छोटे छोटे पौधे लगा करके आज सींच कर उन्होंने इतने बड़े कर दिए थे, आज वो उन सारी चीज़ों को देख रहे थे और अपने मस्तिष्क में एक तस्वीर जो है वो बना रहे थे। ठीक है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, तो यानी कि जो एम हेमल थे वो विंडो से ही अपने बगीचे की तरफ देख रहे थे। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो ठीक उसके सामने उनकी जो क्लास थी, वो अपनी क्लास को और क्लास के सामने उस बगीचे को, प्रत्येक चीज को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक वो देख रहे थे। ठीक है। क्योंकि वो वहाँ 40 वर्ष तक रहे थे और आज उनका लास्ट डे था, ये सब चीज़ें उनको छोड़कर जानी थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और रियल में होता है, जब हम किसी स्थान पर यानी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं और यदि वो हमें छोड़ना पड़ता है तो हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है। जब हम अपनों से जुदा होते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से उनके साथ भी हुआ था। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन, उसके बाद उन्होंने अपनी क्लास में जो बेंच और डेस्क थी उनको देखा। वार्म स्मूथ, यानी वो जो बेंचे और डेस्क थी जो पहले बहुत स्मूथ थी, लेकिन अब वो कैसी हो चुकी हैं? अब वो वॉर्न हो चुकी हैं, मतलब बहुत भद्दी पड़ गई हैं। ठीक है। दी वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, लेकिन जब उन्होंने अपने बगीचे में वालनट ट्रीज को देखा, वालनट का मतलब होता है जो अखरोट के पेड़ होते हैं। क्या होता है बेटा वालनट का मतलब? अखरोट के पेड़। इन द गार्डन, जो उनके बगीचे में थे, वर टालर,
वो अब बड़े हो चुके थे। यानी कि एम हेमल अपने बगीचे की तरफ देख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से अपने बगीचे को पाला। ठीक है, आज जो अखरोट के वृक्ष हैं वो एक छोटे सा पौधा लगाया था, लेकिन आज वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं 40 साल में। ठीक है, एंड द होप वाइन, और जो एक होप वाइन बेटा एक प्रकार की ये बेल होती है, और ये जो बेल थी दैट ही हैड प्लांटेड, जो इन्होंने लगाई थी, हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो बेल जो है वो विंडो से होती हुई जो है छत तक पहुंच चुकी थी। और ये जो बेल थी, इस बेल का जो फल होता है बेटा, वो जो हमारी शराब होती है उसके मतलब शराब को भी ये तीखा बना देती है। ठीक है, ये जो बेल होती है, इस बेल पे जो फल आता है वो फल शराब के टेस्ट को और ज़्यादा तीखा कर देता है। और वो जो बेल थी उस क्लास के विंडो से होकर के ऊपर छत तक फैल चुकी थी। तो आज एम हेमल उन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको अब छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था कि जिन सब चीज़ों को मैंने अपने हाथों से सींचा, ठीक है, क्योंकि 40 साल उनको एक ही स्थान पर हो गए थे और उन्होंने एक पूरा अपना बगीचा वहाँ पर तैयार किया था। अब वो बगीचा भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जहाँ वो फ्रेंच भाषा सिखा रहे थे वो कॉलेज उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस बात का, और होता भी है। ठीक है, क्योंकि हमारा बच्चों से भी लगाव हो जाता है। ठीक है, टू द रूफ हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, क्योंकि अब इन सब चीज़ों को छोड़ने पर उनका जो हार्ट था वो टूट रहा था। ऐसा होता नहीं बेटा कि जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो हमारी बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए घर है, हमारा परिवार है, या जहाँ हम रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को यदि हमें छोड़ने का मतलब छोड़ना पड़े तो हमें भी उसको छोड़ते हुए क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा टूटेगा, हम दुखी होंगे। पुअर मैन, पुअर मैन किसके लिए आया बेटा यहाँ पर? एम हेमल के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स, और वहीं ऊपर जो उनकी सिस्टर थी एम हेमल की, वो उनके सभी सामान को जो है पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें वहाँ से जाना था। जो उनके ट्रंक्स वगैरह थे उसमें वो सारा सामान पैक कर रही थी, और पैकिंग करने की आवाज़ जो है उन्हें क्लास में ही सुनाई दे रही थी। ठीक है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें उस कंट्री को छोड़ना था। कौन सी कंट्री को बेटा? फ्रांस को। ठीक है, क्यों छोड़ना था? क्योंकि जिस स्थान पर वो फ्रेंच भाषा सिखा रहे थे, अल्सास लोरेन एक भूभाग था फ्रांस का, जिस पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया था, और जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से उनके पास ऑर्डर आ चुका था वहाँ छोड़ने के लिए, क्योंकि अब वहाँ जो फ्रेंच भाषा थी उसको पूर्णतः बैन कर दिया गया था, और अब वहाँ पर जो है जर्मन सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब वो देख रहे थे कि मुझे ये सारी चीज़ें अब छोड़नी पड़ेंगी, तो उनका हार्ट बहुत ज़्यादा टूट रहा था। ठीक है, उनका यानी दिल टूट रहा था कि ये सारी चीज़ें उनको अब छोड़नी पड़ेंगी, और क्योंकि उन्हें अगले दिन ही जो है इस कंट्री को छोड़ना था, इसलिए जो उनकी सिस्टर थी जो ऊपर उनके सामान को पैक कर रही थी, ठीक है, तो पैक करने की आवाज़ जो है उनको सुनाई दे रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी एम हेमल ने अंतिम क्षण तक अपने उस लेसन को समझाने के लिए अपना साहस जुटाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की
अपने अंदर साहस उन्होंने इकट्ठा किया, साहस जुटाया, और वो अंतिम क्षण तक जो है, यानी कि टू द वेरी लास्ट, यानी कि अंतिम क्षण तक वो जो है उस लेसन को सुनने के लिए उन्होंने साहस जुटाया। आफ्टर द राइटिंग, और जैसे ही राइटिंग का काम पूरा हो गया था, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद फ्रांस बता रहा है कि हमने कुछ हिस्ट्री के भी लेसन भी सीखे। हिस्ट्री तो जानते होंगे बेटा, इतिहास के, ठीक है नी। एंड देन द बेबी चैंटिंग दियर बा बी बी बो बू, उसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने कुछ मंत्र यानी मंत्र उच्चारण किया, उन्होंने कीर्तन जिसको भी हम कह सकते हैं। सभी बच्चों ने एक साथ मंत्र का जाप किया, मंत्र उच्चारण, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और जो ओल्ड होसर थे जो क्लास में पीछे वाली बेंचों पर बैठे हुए थे, ठीक है, उन्होंने अपना चश्मा पहना, और उनके पास जो एक प्राइमरी की बुक थी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, वो उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और उस प्राइमर को अपने हाथों में, यानी उस बुक को दोनों अपने हाथों से उठाते हुए ये बार बार छोटा क्यों हो रहा है भाई? अरे भाई इधर आ जा बीच में। ठीक दिख रहा है बेटा? ठीक दिख रहा है? वेरी गुड। बोथ हैंड्स मतलब दोनों हाथों से उन्होंने जो उनके पास एक बुक थी प्राइमरी की, उन्होंने अपनी बुक को लिया, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और जो है उसके जो लेटर्स थे, अक्षर थे, उनको उन्होंने स्पेल्ड करना शुरू कर दिया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और यहां फ्रांस बता रहे कि आप ये देख सकते थे कि वो भी चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहे थे? ओल्ड होसर, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से अपनी बुक ली और उसमें जो लेटर्स थे उनको स्पेल्ड करना शुरू किया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप ये देख सकते थे कि ओल्ड होसर भी जो है क्या कर रहे थे, वो भी क्राइंग यानी कि चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और भावुक होकर के उनकी जो आवाज थी वो कपकपा रही थी। ट्रेम्बल्ड मीन्स कपकपाना। किसकी आवाज कपकपा रही थी? ओल्ड होसर की। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना भी बहुत फनी था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और फ्रांस बता रहा है कि हम सब उन्हें देख करके हंसना और चीखना चाहते थे, मतलब हमें भी उनको देख करके हंसना आ रहा था। आहा हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और फ्रांस बता रहा है कि आज भी मुझे वो सारी बात बहुत अच्छी तरह से याद है। वो जो लास्ट लेसन था हमारा, उस लास्ट लेसन को मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज ही उसको यानी देखा हो, यानी मुझे वो घटना आज भी अच्छी तरह से याद है। कौन सी घटना? उस लास्ट लेसन वाली घटना, ठीक है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसके बाद बेटा क्या हुआ? उसके बाद जो वहाँ चर्च था, गिरजाघर था, तो गिरजाघर की घड़ी में जैसे ही 12 बजे, और 12 बजे का अलार्म वहाँ सुनाई दिया, देन द
एंगल्स, और चर्च की प्रार्थना शुरू होने के लिए जैसे ही अलार्म बजा, दी एंगल्स का मतलब है बेटा यहाँ पर चर्च की प्रार्थना के लिए। एट द सेम मोमेंट, और उसी मोमेंट, उसी क्षण, ट्रैम्प्स ऑफ द प्रूशियंस, जो वहाँ प्रूशियन की जो आर्मी थी जो वहाँ पर ड्रिल कर रही थी, और जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, और 12 बजते ही उनका जो यानी अलार्म बजा, ठीक है, यानी कि जैसे ही उनका अलार्म बजा तो जो उनकी आर्मी थी जो ड्रिल कर रही थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपनी ड्रिल करने से वापस लौटने लगी। किस लिए? चर्च की प्रार्थना के लिए। मतलब 12 बजे जो अलार्म बजा चर्च की घड़ी में, जैसी 12 बजे, और जो वहाँ अलार्म बजा, तो उनको जो है उस अलार्म से क्या वार्निंग मिल गई कि अब उन्हें चर्च की प्रार्थना के लिए जाना है। तो जो यानी प्रूशियन की जो सेना थी, आर्मी थी, जो वहाँ पर ड्रिल कर रही थी, 12 बजने के जैसे ही वहाँ अलार्म बजता है, ठीक है, तो वो जो है अपनी चर्च की प्रार्थना के लिए वापस लौटते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उनके वापस लौटने की जो आवाज़ थी वो हमें खिड़की से हमें सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, उसके बाद एम हेमल जो थे वो अपनी सीट से खड़े हुए। वेरी पेल, फ्रांज बता रहा है कि मैंने देखा उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, ठीक है। इन हिज चेयर, और वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और फ्रांज बता रहा है कि मैंने कभी भी उन्हें इस तरह से नहीं देखा था जिस तरह से आज उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। वो बिल्कुल इमोशनल हो चुके थे, भावुक हो गए थे, ठीक है। और फ्रांज ने एम हेमल को इस कंडीशन में पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि आज जो एम हेमल हैं कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ वो 40 साल रहे हों और अचानक जो है उन्हें ऑर्डर मिलता है वहाँ छोड़ने के लिए, ठीक है, तो जहाँ वो 40 साल रहे वहाँ उन लोगों से कितना लगाव उनको था, बच्चों से लगाव था, उन्होंने अपना पूरा एक गार्डन वहाँ पर तैयार किया था, ठीक है। आज वो सारी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी, तो स्वाभाविक बात है दुख तो होगा ही। तो आज बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे, ठीक है। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, ठीक। माई फ्रेंड्स सैड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। उसके बाद एम हेमल ने कहा माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, ही किसके लिए आया बेटा यहाँ पर? एम हेमल के लिए, ठीक है। आई, उन्होंने 2 बार कहा मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उनका जो गला था वो रुंध गया था। मतलब वो जो कुछ बोलना चाहते थे वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि ऐसे पल आपने देखे होंगे, जैसे कि हमारे कोई मान लीजिए फेयरवेल पार्टी हो, विदाई पार्टी, ठीक है, तो वहाँ जब हम अपनों से अलग होते हैं तो हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि जो हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा जो गला होता है वो रुंध जाता है, यानी कि वो शब्द हमारे बाहर नहीं आ पाते इमोशनल होने की वजह से। तो एम हेमल के साथ भी ऐसा ही हुआ कि एम हेमल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे, वो कुछ कहना चाहते थे, ठीक है, जो गांव के लोग बैठे हुए थे उनसे और अपने बच्चों से, लेकिन उनका गला जो था वो रुंध गया, मतलब शब्द बाहर नहीं निकले। ही कुड नॉट गो ऑन, और जो वो कहना चाहते थे वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके। ऐसा होता नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हम जो कहना चाहते हैं वो शब्द हमारे बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है, हमारा गला रुंध जाता है, ठीक है, वर्ड्स बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसा ही एम हेमल, जो उन्हें कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उनका जो गला था वो चौक्ड हो गया, रुंध गया था, और वो अपनी बात नहीं कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और जब वो कुछ बोल नहीं सके तब उन्होंने क्या किया,
वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। ठीक है, मतलब क्लास में जिधर ब्लैक बोर्ड था वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, और उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया, जो चाक जिससे लिखते हैं हम बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उन्होंने पूरे साहस जुटा करके, मतलब उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके, उन्होंने, माइट मीन्स होता है वह शक्ति, तो उन्होंने पूरी हिम्मत की और हिम्मत करके उन्होंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और बोर्ड पर उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। ठीक है, क्या लिख दिया बेटा उन्होंने बोर्ड पर? उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया वाइव ला फ्रांस, क्योंकि ये शब्द वो बोलना चाहते थे उनसे, अपने बच्चों से और उस गांव के लोगों से, लेकिन गला रुंध गया था, वो कुछ बोल नहीं सके क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया, और चाक का टुकड़ा लेकर के उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया वाइव ला फ्रांस, बेटा जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। वाइव ला फ्रांस मीन्स इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, मतलब जो हमारा देश है, जो हमारी मातृभूमि है, वो हमेशा जिंदाबाद रहे, अमर रहे, ये उन्होंने लिखा, क्योंकि यहाँ उन्होंने देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। ठीक है, वो फ्रांस से कितना प्यार करते थे, तो फ्रांस जिंदाबाद उन्होंने बोर्ड पर लिखा। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए। एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपना सर नीचे झुकाकर। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ जेस्टर्स टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ठीक है, तो यानी कि वो जो है अचानक से रुके, रुकने के बाद वो दीवार के सहारे लग करके खड़े हो गए, अपना सर उन्होंने झुकाया, और एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्टर्स टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से एक हाव भाव से इशारा करते हुए क्या कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, आपकी क्लास पूरी हो चुकी है, मतलब क्लास समाप्त हो गई है, यू मे गो, आप जा सकते हो। ठीक है, ये बात भी बेटा उन्होंने इशारे से कही, क्योंकि वो बोल नहीं सके, इतने ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे। तो इस तरह से बेटा आपने यहाँ ये फर्स्ट चैप्टर आज हमारा एक कंप्लीट हो गया, जो हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आपको इस चैप्टर से मतलब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या कहानी है। तो देखिए इस चैप्टर का जो मैसेज है वो क्या है, आखिर ये चैप्टर हमें क्या मैसेज देता है, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या मिला सीखने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो हमें मैसेज मिला वो ये मिला कि जो हमारी मदर टंग है, हमें अपनी मदर टंग को हमेशा सीखना चाहिए, मदर टंग को सीखने में कभी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अपनी जो मदर टंग है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और जो भी हमारी मातृभाषा है वो हमारे लिए पूरे संसार में सबसे सुंदर और सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें सीखने को मिली, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का महत्व क्या है। दूसरी चीज़ बेटा हमने यहाँ सीखी कि जो एम हैमल हैं, ठीक है, वो जो है अपने देश के प्रति एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि ये पूरी जो कहानी है जो अभी आपने पढ़ी है दी लास्ट लेसन, ये है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक इंस्पायरिंग करने वाली है, और ये पैट्रियोटिक फीलिंग से भरी हुई है, देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, भले ही हम अदर लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमें अपनी जो मातृभाषा है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें जानना चाहिए।
तो इस कहानी से हमें सीखने को मिला द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड वी शुड नेवर फॉरगेट अवर मदर टंग, ठीक है, एंड वी शुड हैव द ट्रू पैट्रियोटिक फीलिंग्स टुवार्ड्स अवर कंट्री, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ सीखने को मिला कि जो देश में वार होता है, युद्ध होता है, उस युद्ध का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब युद्ध होता है, दो कंट्रीज के बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध का जो है सभी पर असर पड़ता है। तो दूसरी चीज हमें यहाँ सीखने को मिली कि युद्ध का जो कॉमन पीपल हैं, आम लोग हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उन लोगों पर, उनके जीवन पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें बेटा हमने यहाँ सीखी। तो इस लेसन का जो मैसेज था वो यही था कि वी शुड नेवर फॉरगेट अवर मदर टंग एंड वी शुड लर्न अवर मदर टंग, ठीक है, कि हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा सीखना चाहिए, अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपने देश और अपनी देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और जो युद्ध होता है उस युद्ध का आम लोगों पर बुरा असर पड़ता है, ये चीज़ें हमने इस लेसन से सीखी। आगे देखेंगे बेटा, चैप्टर तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आप देखेंगे इसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज। द पीपल इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जो लोग हैं, सडनली रियलाइज, अचानक उन्हें महसूस होता है, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए कितनी कीमती है, प्रीशियस है, ठीक है। मतलब इस कहानी से जो लोग हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनकी जो भाषा है, मदर टंग है, मातृभाषा, तो मातृभाषा जो है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो कितनी प्रीशियस है, उसका महत्व उन्हें समझ में आता है। व्हाट शोज यू दिस, व्हाट मीन्स क्या चीज़, सोच दर्शाती है, यू मीन्स आपको, दिस मीन्स इस कहानी से, और ये कहानी आपको क्या सिखाती है। व्हाई डज दिस हैपन, और यह सब कैसे घटित होता है। फ्रांज थिंक्स, फ्रांज सोचता है, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या अब उनको जर्मन सिखाई जाएगी। इवन द पिजन्स, क्या अब कबूतर, यानी जो फ्रांज में जो पिजन्स कबूतर हैं, क्या अब कबूतर भी जो है जर्मन भाषा में ही बोलेंगे, ठीक है। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मीन्स है, ये सब इसमें क्वेश्चन बने हैं। और आगे आप देखेंगे टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। When a pupil are enslaved, जब बेटा यहाँ जो आ pupil आया है, यहाँ आ पीपल का मतलब लोगों से नहीं है, आ पीपल का मतलब है एक देश के लोग, यानी पीपल का मतलब यहाँ किसके लिए हुआ है, देश के लिए, कंट्री के लिए। वैन, जब आ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब एक देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, और वो उन्हें जो है उनकी भाषा से लंबे समय तक उन्हें वंचित कर दिया जाता है। इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, और तो उनके पास जो उनकी मातृभाषा है वही उनके पास उनकी फ्रीडम की चाबी है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी मतलब उस प्रिजन से बाहर आ सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस हिस्ट्री वेयर अ कॉन्क्वर्ड पीपल हैड दियर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोर्ड ऑन देम। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो, ऑफ एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री, इतिहास के कुछ उदाहरणों से, वेयर अ कॉन्क्वर्ड पीपल हैड दियर लैंग्वेज टेकन अवे
फ्रॉम देम, जब लोगों से उनकी जो भाषा है वो उनसे छीन ली जाती है, और हैड अ लैंग्वेज इम्पोर्ड ऑन देम, और उन पर जो है कोई दूसरी भाषा ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, तो आप इस बारे में हिस्ट्री के एग्जाम्पल से क्या सोचते हो। नेक्स्ट है आगे, व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन द स्टेट। एक राज्य में जो माइनॉरिटी होती है, ठीक है, उनके साथ क्या घटित होता है। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप दियर लैंग्वेज अलाइव। आप कैसे सोचते हो कि वो जो है अपनी भाषा को कैसे अलाइव रख सकते हैं, सजीव रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबीज इन बेंगलोर, उदाहरण दिया है जैसे कि बेंगलोर में इन पंजाबी, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके क्वेश्चंस आंसर देखते हैं बेटा। क्वेश्चंस आंसर कहाँ है इसमें, राइटिंग, अच्छा नोटिस फॉर्म राइटिंग। तो इस तरह से बेटा आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हम आपको कराएंगे, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से, यानी जो एग्ज़ाम में आपको आएंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के कराएंगे। तो ये चैप्टर बेटा आप, आई होप आपने ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, क्या कहानी है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ होती है हमें जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी पूरी समरी हमें पता होनी चाहिए। यदि हमें समरी उसकी पता है तो उस पर चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, वो हम जो है आसानी के साथ उनको लिख सकते हैं, बना बना करके भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स थे वो कितने थे, फ्रांज, एम हेमल और गांव के कुछ लोग, ठीक है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एम हेमल हैं। तो ज़्यादातर जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो एम हेमल के ऊपर ही आता है, ठीक है। फ्रांज भी इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रांज नरेटर है, जबकि हालांकि वो एक स्टूडेंट है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से बनते हैं वो एम हेमल के ऊपर ही बनते हैं, ठीक है। हैं, अभी लास्ट मत करो। तो बेटा इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि व्हाई वाज फ्रांज इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। यानी जब फ्रांज स्कूल के लिए यानी चला था तो उसे क्या घबराहट हो रही थी, किस बात का डर था फ्रांज को। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये।
तो जिस समय फ्रांज स्कूल के लिए चला था, ठीक है, तो वो क्यों घबराया हुआ था? क्या उसे समस्या थी? किस वजह से वो घबराया हुआ था? देखिए, वो इसलिए घबरा रहा था क्योंकि एक तो पहली चीज कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ठीक है। दूसरा रीजन था उसके घबराने का कि यानी टीचर ने उन्हें पार्टिसिपल्स पर कुछ क्वेश्चंस सुनने के लिए दिए थे। कई बार ऐसा होता है कि आपको टीचर ने मान लीजिए कोई क्वेश्चंस दिए हों और आपने वो याद ना किए हों, तो आप भी अगले दिन जो है स्कूल जाने से पहले आपके अंदर भी एक डर व्याप्त रहेगा कि सर ने क्वेश्चन लिए थे और आज वो सुनेंगे और हमारे याद नहीं हैं, ठीक है। तो फ्रांज के साथ भी ऐसा ही था। फ्रांज को पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे पार्टिसिपल सुनने के लिए, और फ्रांज को पार्टिसिपल का एक शब्द भी याद नहीं था। दूसरा रीजन, वो जो है स्कूल को लेट हो गया था। तो ये दो कारण थे जिस वजह से फ्रांज जो है क्या डरा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं बना बना करके। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांज टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स। यानी फ्रांज, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांज टू रन अवे, किस चीज ने फ्रांज को ललचाया कि वो भाग जाए और खुले में दिन व्यतीत करे। मतलब जब वो फ्रांज स्कूल जा रहा था तो फ्रांज के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल जाने की बजाय वो बाहर ही अपना समय व्यतीत करना चाहता था। पार्ट आपने पढ़ा है, पूरा लेसन आपने पढ़ा है, बताइए। क्योंकि जब वो जा रहा था तो उसे एक ओपन फील्ड में, जहाँ की एक सामिल लगी हुई थी, वहाँ प्रूशियन आर्मी ड्रिल कर रही थी और उनकी ड्रिल देखना उसे बहुत ज़्यादा ललचा रहा था। तो वो सोचने लगा कि मैं पढ़ने की बजाय मैं स्कूल से बाहर ही अपना जो है दिन स्पेंड करूं, ठीक है, समय बिता लूं। क्योंकि वो जो प्रूशियन आर्मी थी जो वहाँ ड्रिल कर रही थी, उनको ड्रिल करते हुए देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था, आकर्षित लग रहा था। तो ये आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे। उस दिन गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे? क्यों आए थे बेटा गांव के लोग स्कूल में? क्योंकि गांव के लोग स्कूल में इसलिए आए थे क्योंकि उस दिन एम हेमल का लास्ट डे था, उनकी विदाई समारोह था, ठीक है। वो उन्हें धन्यवाद देने के लिए और अपना सम्मान पे करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। और इसी में आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, यानी कि व्हाई वाज इट अ सरप्राइज टू फ्रांज। फ्रांज के लिए यह एक सरप्राइज कैसे था? कैसे था बेटा सरप्राइज? क्योंकि फ्रांज के लिए ये सब एक सरप्राइज इसलिए था क्योंकि जब फ्रांज ने देखा कि उस दिन जो क्लास का एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल बाकी दिन से एकदम अलग था। बाकी दिन तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा रहता था, लेकिन उस दिन क्लास पूरी तरह से साइलेंट थी, किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं था। तो ये सब देख कर के उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि आखिर आज ऐसा क्या है कि क्लास से बिल्कुल भी यानी शोर नहीं आ रहा है, कॉलेज से बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो फ्रांज के लिए एक सरप्राइज थी। इसी में बेटा ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी फ्रांसीसी भाषा के बारे में एम हेमल क्या कहते हैं। तो एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब फ्रांस भाषा को उन्होंने संसार की सबसे सुंदर भाषा बताया। और ये हमें प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी हमारी मातृभाषा है वो हमारे लिए सबसे सुंदर और सबसे प्रिय होनी चाहिए। हमें इतना प्यार होना चाहिए अपनी मातृभाषा से, अपने देश से। देशभक्ति की भावना हम सभी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन सीम टू इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांज दैट डे।
उस दिन जो ग्रामर के कुछ लेसन्स कराए गए थे, तो उस दिन फ्रांज को ग्रामर का जो लेसन कराया गया उस दिन उसको क्यों समझ में आ गया? क्योंकि उस दिन फ्रांज जो था वो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठा हुआ था, तो उस दिन तो उसे एक एक वर्ड समझ में आ रहा था। ठीक है, उससे पहले उसने कभी क्लास को सीरियसली नहीं लिया, वो एक बहुत ज़्यादा लापरवाह मतलब स्टूडेंट रहा था। ठीक है, तो उस दिन लास्ट डे वाले दिन, ठीक है, फ्रांज को अपनी मदर टंग का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, और जब वो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठा, अपने माइंड को ओपन करके बैठा, क्योंकि जब तक आप कंस्ट्रेट नहीं होंगे, जब तक आपका जो माइंड है, मस्तिष्क है, अगर वो कंस्ट्रेट नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट डे वाले दिन फ्रांज फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठा, माइंड को ओपन करके बैठा, तो लास्ट वाले दिन उसे ग्रामर का एक एक शब्द समझ में आ गया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिली कि जब भी हम कोई काम करें उसे फुल डेडिकेशन के साथ करें। यदि आप फुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है, माइंड को ओपन करके फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप उसे बहुत अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें ये भी बन सकता है, व्हाई वाज फ्रांज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। जो फ्रांज ने वो फ्रेंच लेसन नहीं सीखा, उसके लिए फ्रांज को यानी किस बात का खेद था या दुख था? तो फ्रांज को इसी बात का दुख था कि उसने कभी भी क्लास को सीरियसली नहीं लिया, कभी उसने अपनी मदर टंग को सीखने का प्रयास नहीं किया, और आज जो एम हैमल जो कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे, आज उनका लास्ट डे था, अब उन्हें कोई मदर टंग नहीं सिखाएगा। तो लास्ट वाले दिन वो सारे के सारे अपने उस पर पश्चाताप कर रहे थे कि हमने कभी भी मतलब एम हैमल को ध्यान से नहीं सुना, कभी हमने अपनी मदर टंग को सीखने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, इसीलिए वो लास्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा दुखी थे, और वो जो है मदर टंग का इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ गया। और जो एम हैमल से फ्रांज पहले उनके रूलर से और उनके डांटने से जब वो घृणा करता था, लेकिन लास्ट वाले दिन वो सब उन्हें भूल गया। ठीक है, जो बुक्स उसे पहले बोझ लगती थी, लास्ट वाले दिन उसे उन बुकों में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, और वो उन बुकों को अब कभी खोना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस लेसन से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराएंगे। आज के लिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए जोश और उत्साह के साथ। और आप सभी बेटा जो भी आपकी क्वायरी है आप कमेंट करके ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हम और हमारा ये पूरी टीम आपकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।